फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से लाइफ फॉर्म्स को क्लासिफाई किया जाता है और किस तरह से क्लासिफिकेशन जो है इवॉल्व हुआ है। इस वीडियो में हम उसी को थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑल लाइफ फॉर्म्स आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन सर्टेन कॉमन फीचर्स। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी लाइफ फॉर्म्स है वो सभी ग्रुप्ड रहते हैं उनके कॉमन फीचर्स के बेसिस पे। अब एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। स्टडी द कंसेप्ट मैप, लिस्ट द क्राइटेरिया विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ पे बताया जा रहा है लिस्ट करना है उन क्राइटेरियाज को जिस बेसिस पे हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे सेल टाइप, ये क्राइटेरिया हो गया। सेल टाइप में सबसे पहले अपन प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनका न्यूक्लियस जो है अनबाउंड रहता है। अनबाउंडेड यानी कि उनका न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। बट अगर आप यूकैरियोट्स को देखोगे तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल में जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अगर आप प्रोकैरियोट्स देखोगे तो प्रोकैरियोट्स में आता है मोनेरा। मोनेरा के अंडर बैक्टीरिया, आर्किया, साइनोबैक्टीरिया, ये सारी चीजें आती है। इनका जो न्यूक्लियस होता है अनबाउंडेड मेम्ब्रेन रहेगा, यानी कि इनके न्यूक्लियस के अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा। अगर हम यूकैरियोट्स को अगर और देखेंगे तो यूकैरियोट्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर होंगे या फिर यूकैरियोट्स जो है वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल। इसमें आते हैं प्रोटिस्टा। अगर आप एग्जांपल देखोगे प्रोटिस्टा में आते हैं एमीबा, पैरामीजियम, क्लामाइडोमोनास और यूग्लिना। प्रोटिस्टा जो होते हैं इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब डिस्कस करेंगे मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का क्राइटेरिया, इसको फिर से डिवाइड किया जाता है उसके स्ट्रक्चर के बेस पे, यानी कि ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स किसी किसी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। बेसिकली अगर आप सेल वॉल देखोगे तो सेल वॉल दो टाइप के होते हैं, एक होता है काइटिन, दूसरा होता है सेल्यूलोज। काइटिन जो है फंगस में प्रेजेंट होता है, बट प्लांट के केसेस में उनका जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। अगर आप इसको फर्दर डिस्कस करोगे, जो फंजाई होता है वो हेट्रोट्रॉफिक डिकम्पोजर्स होता है। अगर आप इसके मीनिंग को समझोगे तो हेट्रोट्रॉफिक एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाना ऑब्टेन करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक एक ऐसा मेथड है जिससे फंजाई जो है वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है अपना खाना ऑब्टेन करने के लिए। तो इनमें एग्जांपल्स आ जाते हैं मशरूम और ईस्ट। डेफिनेशन समझ में आ गया। हेट्रोट्रॉफिक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड करता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। और डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? फंजाई। डिकम्पोज करना मतलब किसी भी फूड को सड़ाना या गलाना। सेल्यूलोज के अंदर आते हैं ऑटोट्रॉफिक प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनको अपन कहेंगे ऑटोट्रॉफिक प्रोड्यूसर्स। ऐसा क्यों? ऑटो का मतलब क्या होता है? खुद ब खुद, और ट्रॉफिक यानी न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, इनको अपन कहते हैं ऑटोट्रॉफिक प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे प्रोसेस बताया जा रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फोटो यानी कि लाइट, सिंथेसिस यानी प्रिपेयर करना। लाइट के थ्रू फूड का प्रोडक्शन करना, यानी कि प्लांट्स को सनलाइट चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जिसके मदद से वो फूड सिंथेसिस करेगा। इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये सारे आ जाते हैं सेल वॉल वाले। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, सेल वॉल इज एब्सेंट। ऐसे ग्रुप के अंदर अपन क्लासिफाई करते हैं या स्टडी करते हैं एनिमेलिया को, यानी कि किंगडम एनिमेलिया, जिसमें हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी उनका खान पान, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या देखेंगे? हेट्रोट्रॉफिक होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स यानी कंज्यूम करना, फूड को खाना। फिर हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैंने बताया था हेट्रोट्रॉफिक यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। जैसे देखो एंट, क्या एंट खुद से खाना बना सकता है? नहीं, वो दूसरों पर डिपेंड करता है। ये जो स्नेक हो गए, फ्रॉग्स हो गए, बर्ड्स, कैट, ह्यूमन, ये सभी जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, इसी को कहते हैं अपन हेट्रोट्रॉफिक कंज्यूमर्स। इनमें कौन आता है? एनिमेलिया। अगर आप देखो
देखोगे तो यहाँ पे आपको किंगडम दिखेंगे, किंगडम फंजाई जिनमें सेल वॉल कौन सा होता है, काइटिन होता है, किंगडम प्लांटे जिसमें सेल वॉल कौन सा होता है, सेल्यूलोज होता है। फिर आता है किंगडम एनिमेलिया जिसमें कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि सेल वॉल एब्सेंट होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया ये किस बेसिस पे डिवाइडेड है, सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यानी किसी में सेल वॉल प्रेजेंट है और किसी में सेल वॉल एब्सेंट है, और सेल वॉल प्रेजेंट है वो भी अलग अलग है। सो इस बेसिस पे किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया का फॉर्मेशन हुआ। और ऊपर में मोनेरा और प्रोटिस्टा, बेसिकली मोनेरा और प्रोटिस्टा भी किस बेसिस पे डिवाइड हुए, सेल टाइप और सेल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो मोनेरा आता है वो प्रोकैरियोट्स, यानी कि उनका सेल टाइप कैसा है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस। और अगर आप प्रोटिस्टा देखोगे ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे ये प्रोटिस्टा किसके अंदर आ रहे हैं, यूकैरियोट्स के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा ये किस क्राइटेरिया पे डिवाइड किया गया है, उनके सेल टाइप और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। सो ये सारे क्राइटेरियाज को स्टडी करने को बताया गया है और आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, वही चीजें पढ़ोगे। सेल टाइप्स जिसमें आता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बेसिस पे अपन ने कंपेयर किया था। सेल स्ट्रक्चर अपन देखते हैं उसमें क्या आता है कि सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। और अगर आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, यानी कि सेल अकेले रह रहा है या फिर मल्टीपल सिमिलर सेल्स एक साथ जुड़ के रह रहे हैं, तो वो आते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। फिर आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, यानी कि खान पान कैसा है, वो खाना खुद बना रहा है या दूसरों पे डिपेंड कर रहा है। जो खाना खुद प्रोड्यूस करता है, खुद सिंथेसाइज करता है, उसको अपन ऑटोट्रोफिक कहेंगे, और जो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहता है उसको अपन कहेंगे हेट्रोट्रोफिक। अब डिस्कस करते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा को अपन कहते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। सो हमने ये डेफिनेशन डिस्कस किया था, यूनिसेलुलर यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल के बने हुए रहते हैं और वही एक सेल जो है अपना जीवन यापन करता है। सो इसी को अपन यूनिसेलुलर बोलेंगे। और प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, इन्हीं यूनिसेलुलर्स का जो न्यूक्लियस है वो डेवलप्ड रहता है, वेल डेवलप्ड रहता है। वेल डेवलप्ड कहने का अर्थ ये है कि उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग यानी उसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब एक्टिविटी 12.4 देखते हैं। इन द स्कूल लेबोरेटरी ऑब्जर्व द अवेलेबल परमानेंट स्लाइड्स ऑफ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया अंडर द माइक्रोस्कोप। सो आपके स्कूल लैब में परमानेंट स्लाइड रहेगा, जो भी अवेलेबल परमानेंट स्लाइड्स है उन सबको आपको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। किसका, बैक्टीरिया का और साइनोबैक्टीरिया का। कंपेयर विथ फिगर 12.6। सो जो भी स्लाइड्स आपके स्कूल लेबोरेटरी में है उनको कंपेयर करना है इस फिगर से। अगर आप फिगर 12.6 देखोगे, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, सर्कल सर्कल स्ट्रक्चर है, इसको अपन कहते हैं कोकाई। अगर आप स्लाइड में देखोगे तो ये आपको इसी तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा। नेक्स्ट डायग्राम अगर आप देखोगे ये कॉमा शेप्ड है, इसको अपन कहते हैं विब्रियो। तो ये जो स्लाइड्स है आपको इसी तरह का दिखेगा स्लाइड्स, इसका शेप जो है ये कॉमा स्ट्रक्चर्स दिखेगा। अगर आप तीसरा वाला देखोगे ये रॉड शेप्ड है, ठीक है। अगर आप स्लाइड्स को कंपेयर करोगे और ये जो डायग्राम दिया हुआ है 12.6 ये बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। इसे अपन कहते हैं बेसिलस। फोर्थ वाला स्ट्रक्चर जो है इसे कहते हैं अपन स्पिरिला। अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में ऑब्जर्व करोगे ये स्पिरिला जो है एग्जैक्टली इस फिगर 12.6 से मैच करेगा। सो ये आपको डायग्राम बुक में दिया गया है, अगर आप स्लाइड देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा और ये ऐसा ही दिखेगा और इसी तरह से आपको कंपेयर करने को बोला गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स दैट आर ग्रुप्ड अंडर मोनेरा। सो यहाँ पे बताया जा रहा है जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि एक ही सेल है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि इनके न्यूक्लियस के अराउंड कोई मेम्ब्रेन पाया नहीं जाता है और इसी वजह से इनको मोनेरा के अंडर ग्रुप किया गया है। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर। सो बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट होता है, सॉइल में, आपके आसपास, यहाँ तक कि अगर आप ब्रीद कर रहे हो ना तो एयर में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया है जो करेंटली आपके नोस्ट्रिल्स के थ्रू आपके बॉडी में गया है। सो बेसिकली हमारे बॉडीज में मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे नोज के अंदर जो है टाइनी टाइनी हेयर्स रहते हैं जो बैक्टीरिया को कैप्चर कर लेते हैं, वो अंदर जाने से रोकता है। कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो बॉडीज में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे स्टमक के अंदर, गट के अंदर, डाइजेशन करने में हेल्प करता है। आपके मुंह पे, आपके टंग के अंदर भी कई सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, पार्शियल डाइजेशन जिसको कहते हैं, जो सलाइवा के साथ मिलके एसिडिक पीएच बनाता है और फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। सो ये बॉडी से लेके आपके सराउंडिंग में हर जगह पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है,
ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो। सो इंक्लूडिंग सॉइल, वाटर, एयर, हॉट स्प्रिंग्स एंड अदर एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स वेयर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कैनॉट सर्वाइव एंड इवन इनसाइड ह्यूमन बॉडीज। ऐसे कई एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में भी पाए जाते हैं। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स का मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया स्टमक में एसिड बनता है, HCl बनता है, तो सोचो इतने एसिडिक इन्वायरमेंट में भी कई सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, और वो भी खाने को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। हॉट स्प्रिंग्स का मतलब क्या होता है? हॉट स्प्रिंग जो है ऐसे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जहाँ पे नीचे जो जमीन होता है वो गर्म रहता है लावा के वजह से, जिस वजह से उस गड्ढे में जो भी पानी रहता है वो भी गर्म रहता है। ऐसे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में भी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, वेयर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव एंड इवन इनसाइड ह्यूमन बॉडी। तो बहुत ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, या ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स तो सर्वाइव भी नहीं कर सकते, ऐसे वैसे जगह पे भी बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द गट ऑफ रूमिनेंट्स, गट ऑफ रूमिनेंट्स यानी काऊ के गट में, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। सो इस वजह से अगर आप काऊ में देखोगे उनका जो काउडंग होता है बेसिकली, उस काउडंग से बायोगैस बनाया जाता है। सो बेसिकली बायोगैस होता क्या है, ये मीथेन गैस जो रहता है उसी को अपन बायोगैस बोलते हैं। तो उनके स्टमक में या उनके जो गट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना, वो बैक्टीरिया बायोगैस का प्रोडक्शन करता है बेसिकली फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। देखो ये डंग लिखा हुआ है, डंग यानी गोबर। सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, और हार्मफुल बैक्टीरिया को अपन कहते हैं पैथोजेंस। देखो यहाँ पे दो चीज से बना हुआ है, एक है पैथो और दूसरा है जेंस। पैथो का मतलब होता है डिजीज कॉसिंग, ठीक है, और जेंस मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं, सो उनको अपन कहते हैं पैथोजेंस एंड कॉज डिजीज। सो ऐसे बैक्टीरिया जो हार्मफुल होते हैं और वो डिजीज कॉज करते हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो अच्छे होते हैं, यानी स्टमक के लिए गुड होता है या जो हमारे बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन करने में मदद करता है। कुछ कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस हो गए, राइजोबियम हो गए। सो लैक्टोबैसिलस जो है ये एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, राइजोबियम जो है वो रूट्स वगैरह में पाया जाता है। सो बेसिकली ये रूट्स में प्रेजेंट होता है राइजोबियम, जो कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करने में मदद करता है प्लांट के रूट में। कुछ बैक्टीरिया जो हार्मफुल भी होंगे और कुछ बैक्टीरिया जो है अच्छे भी होंगे। साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स। साइनोबैक्टीरिया जो है एक एल्गी है। अब यहाँ पे नाम लिखा हुआ है बैक्टीरिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बैक्टीरिया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो एल्गी है, इट्स नॉट अ बैक्टीरिया। और एल्गी क्या कर सकते हैं? फूड बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी कि वो अपना खुद का फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, एंड डिकम्पोजर्स यानी कि ये फूड बना भी सकते हैं और डिकम्पोज भी कर सकते हैं दूसरे, यानी कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी फीड कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। इन एडिशन टू न्यूट्रिएंट साइकिल, सम बैक्टीरिया ऑल्सो ब्रेक डाउन पॉल्यूटेंट्स लाइक ऑयल, पेस्टिसाइड्स, सीवेज एंड सो ऑन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पॉल्यूटेंट्स जैसे कि ऑयल हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, या सीवेज के अंदर जो भी गंदगी है उसको डिग्रेड करने की क्षमता रखते हैं, और उस प्रोसेस को अपन कहते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। मतलब ऐसे बैक्टीरियाज जो ऑयल को, पेस्टिसाइड्स, सीवेज को भी डाइजेस्ट करने में सक्षम होते हैं। सो ये सारे अच्छे बैक्टीरिया है, ये सारे डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। डिकम्पोजर्स यानी देखो ऑयल जो है वो वातावरण में अच्छा नहीं है, बट उसको डाइजेस्ट अगर कर रहा है कोई बैक्टीरिया, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो इकोसिस्टम को साफ रख रहा है। जैसे प्लास्टिक्स हो गया, ये प्लास्टिक जो है वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, बट ऐसे कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं, तो उनमें एबिलिटी होती है कि वो प्लास्टिक्स को भी डिग्रेड कर सके। सो ये सारे बैक्टीरिया जो है बहुत बेनिफिशियल्स होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, इनका जो इवोल्यूशन हुआ है इसी पर्पस के लिए। अब डिस्कस करते हैं, ये छोटा सा टॉपिक है, ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी। राम बख्श सिंह इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न बायोगैस। सो इनको फादर ऑफ मॉडर्न बायोगैस कहा गया है। ही वॉज अ पायनियरिंग इंडियन साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ बायोगैस टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे पायनियरिंग का मतलब होता है पहली बार इन्होंने आविष्कार किया है किसी चीज का, पहली बार इन्होंने बनाया है, वो है बायोगैस टेक्नोलॉजी। 1957 में इंडिया में पहली बार इन्होंने डिजाइन किया था बायोगैस प्लांट। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश सीतापुर के
रामनगर में, विच मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ सिस्टमैटिक मॉडर्न बायोगैस रिसर्च इन द कंट्री। सो इनके इसी आविष्कार से पहली बार इंडिया में सिस्टमैटिकली मॉडर्न बायोगैस का रिसर्च शुरू हुआ। ही लेटर वर्कड एक्सटेंसिवली ऑन द डेवलपिंग लो कॉस्ट एफिशिएंट बायोगैस प्लांट फॉर द रूरल एरियाज। सो बेसिकली रूरल एरियाज के लिए इन्होंने कोशिश किया कि वैसे जगह पे एफिशिएंट और लो कॉस्ट बायोगैस किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सके। सो ऐसे चीजों में भी उन्होंने काम किया था। ही ऑल्सो सर्व्ड एज एन इंटरनेशनल कंसल्टेंट एंड हेल्प सेटअप बायोगैस प्लांट इन सेवरल कंट्रीज। और भी कई कंट्रीज इंडिया के बाहर उन्होंने एज अ इंटरनेशनल कंसल्टेंट भी काम किया है और हेल्प किया है अदर कंट्रीज टू सेट अ बायोगैस प्लांट, यानी दूसरे कंट्रीज को भी हेल्प किया उन्होंने अपना खुद का बायोगैस प्लांट सेटअप करवाने के लिए। दिस लाइफ लॉन्ग एफर्ट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रोमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी। सो ये जो एफर्ट है वो जिंदगी भर के लिए एक रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया है और ये काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? ऐसी एनर्जी जो बार बार क्रिएट किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल हम गाड़ी चलाते हैं, उसके लिए अपन को पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल जो है एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, तो पेट्रोल को अपन फिर वापस से नहीं बना सकते क्योंकि पेट्रोल्स को बनने में कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। जब फॉसिल फ्यूल्स सड़े डिकम्पोज हुए तब जाके पेट्रोल बना है। तो फॉसिल फ्यूल्स बनने में कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं ना। तो अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। इस वजह से पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहलाता है। सो अगर आप बायोगैस देखोगे तो हमारे आसपास काऊ प्रेजेंट है, वो काऊ डंग प्रोड्यूस करेगा यानी कि गोबर। उसी गोबर से ऐसे बैक्टीरिया जो मैंने बताया था हेल्पफुल होते हैं, उनको ग्रो करवा के बायोगैस प्रोड्यूस करवाया जाता है। और ये जो बायोगैस है ये फ्लेमेबल है, यानी कि अगर कुकिंग करना है बायोगैस आप यूज कर सकते हो। सो इस तरह से बायोगैस जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी होता है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब डेफिनेशन या मीनिंग ये होता है कि ऐसी एनर्जी जिसको अपन वापस से क्रिएट कर सके, बार बार क्रिएट कर सके और वो खत्म नहीं हो सकता। सो ऐसे एनर्जी को अपन कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि फिर से बनाया जा सके। सो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया गया है। वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से अपन वेस्ट का यूज करके सस्टेनेबली अपन चीजों को डेवलप कर सकते हैं। सो यहाँ एक और आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे अपन थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में साइनोबैक्टीरिया, जिसको अपन कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, वेयर अमोंग द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। सो बेसिकली ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना काफी पुराना है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसका कलर ही ब्लू ग्रीन रहता है और ये सबसे पहला ऑर्गेनिजम्स है दुनिया का जिन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया है थ्रू फोटोसिंथेसिस। सो बेसिकली अब आपको डाउट होगा कि ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस यानी सनलाइट के थ्रू खाना बनाना। अब वो कैसे बनाएगा? ऑब्वियस ही बात है, हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो ये जो एल्गी है ना उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, खींचता है, सोक करता है और सनलाइट को भी एब्जॉर्ब करता है। तो एल्गी ने सनलाइट लिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर उसके मदद से उसने प्रोड्यूस किया ऑक्सीजन और फूड। तो फूड तो वो अपने बॉडी में स्टोर कर लेगा और ऑक्सीजन को क्या कर देगा? बाहर रिलीज कर देगा। सो बेसिकली एल्गी क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेता है और प्रोड्यूस करता है क्या? ऑक्सीजन और अपने लिए फूड। और हम ह्यूमंस क्या करते हैं? इसी ऑक्सीजन को हम रेस्पायर करते हैं, ब्रीद इन करते हैं। अगर ये ऑक्सीजन नहीं हुआ तो ह्यूमन जी नहीं पाएंगे, कोई भी एनिमल जी नहीं पाएगा। बेसिकली हमें ऑक्सीजन चाहिए और प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। सो बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गे सबसे पुराना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और सबसे पहला ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिन्होंने ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया। कब? 2.5 बिलियन ईयर्स अगो ऑक्सीजन एक्यूमुलेटेड इन द एटमॉस्फेयर मेड द अर्थ सुटेबल फॉर अदर लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? 2.5 बिलियन ईयर्स पहले ही ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया है और वही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होता गया, यानी जमा होता गया। एक्यूमुलेट होना यानी जमा होना, जिस वजह से अर्थ जो है बाकी सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए सूटेबल बन गया, यानी कि बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स उसी ऑक्सीजन को लेके जी सकते हैं। फॉसिल्स ऑफ एंशिएंट साइनोबैक्टीरिया आर फाउंड इन स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोमेटोलाइट्स। सो बेसिकली अगर हमें प्रूफ चाहिए कि साइनोबैक्टीरिया इतना पुराना है या तब से लेके 2.5 बिलियन ईयर्स से लेके अब तक ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया है, इतना पुराना, हमें ये
ये प्रूफ कहाँ से मिलेगा? सो कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको अपन कहते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको रॉक में देखने को मिलेगा, बेसिकली रॉक में ना आपको छोटे छोटे लंबे लंबे लेयर्स देखने को मिलेंगे। ये लेयर्स कैसे बनते हैं रॉक में? माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोऑर्गेनिज्म जो साइनोबैक्टीरिया हो गए वो अपना कॉलोनीज बनाते हैं लेयर का, और कुछ कुछ चिपचिपी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। देखो, दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स ट्रैप मड एंड सैंड व्हाइल रिलीजिंग स्टिकी कंपाउंड। सो ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो मड को ट्रैप कर लेते हैं, सैंड को भी ट्रैप कर लेते हैं, और उनमें से कुछ स्टिकी कंपाउंड्स निकलता है। वो स्टिकी कंपाउंड्स मड को और सैंड को जोड़ के लेयर के ऊपर ऐसे लेयर बनाते जाते हैं। सो इसी तरह से 3.5 बिलियन ईयर्स से ये काम चलता आ रहा है। अगर आप देखोगे इसके स्ट्रक्चर्स को तो इस तरह का आपको लेयर स्ट्रक्चर्स दिखेगा, और इसी को अपन कहते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स। इसमें आपको लेयर्स देखने को मिलेंगे। यही जो लेयर्स है, यहाँ पे कॉलोनीज ग्रो किया था, और वो कॉलोनीज मड और सैंड को ट्रैप किया था और स्टिकी सब्सटेंस के साथ जोड़ के रखा। इस तरह से लाइन बाय लाइन ये कॉलोनी बनते जाता है, लेयर बाय लेयर ये कॉलोनीज बनते जाते हैं। इसी को अपन कहते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स, और ये आज भी आपको दिखेंगे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। सो यही एक प्रूफ है जो बताता है कि 2.5 बिलियन ईयर्स अगो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है वो प्रेजेंट थे। दे वेयर फाउंड इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। दे प्रोवाइड सम ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सो इसी से हमें ये पता चलता है कि अर्थ में सबसे अर्लीस्ट लाइफ जो है साइनोबैक्टीरिया है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा।